कहानी की शुरुआत में हमें यूक्रेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें रिंग के अंदर एक बोयका नाम के बॉक्सर को दिखाया जाता है। वो अपने ओपोनेंट बॉक्सर के साथ फाइट कर रहा था। बोयका एक बेहतरीन बॉक्सर है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। वो अपने ओपोनेंट को बड़ी ही आसानी से मार करके हरा देता है और इस तरीके से वो इस फाइट को भी जीत जाता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें रसिया के एक जेल को दिखाया जाता है। अब इस जेल के अंदर हमें एक बॉक्सिंग रिंग को दिखाया जाता है जहाँ फाइटर्स फाइट करते हैं। क्रशर नाम के एक खतरनाक बॉक्सर को दिखाया जाता है जो इस समय अपने बॉक्सर के साथ लड़ने वाला था। ये रसिया की जेल का सबसे खतरनाक बॉक्सर है और सबसे खतरनाक कैदी भी है। किसी भी बॉक्सर को हराना उसके बाएं हाथ का खेल है। खैर अब इस समय क्रशर अपने ओपोनेंट फाइटर के साथ फाइट कर रहा था। वो उसे उठा करके नीचे गिरा देता है और वो उसके चेहरे पर तब तक मारता है जब तक उसका चेहरा टूट नहीं जाता है। और ये छोटी सी फाइट क्रशर के लिए था। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें चर्च को दिखाया जाता है। बोयका अपने बॉक्सिंग में जीते हुए पैसे को ला करके यहाँ पर दान दे देता है। यहाँ पर पुजारी आ करके उससे कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी वजह से ये चर्च बन पाया है, लेकिन अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति पाना है तो दूसरों को नुकसान पहुँचाना छोड़ दो। जिसके बाद बोयका कहता है कि ईश्वर ने मुझे ये काम करने के लिए चुना है। पुजारी कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारे इस काम से कभी भी खुश नहीं होंगे। खैर अब इसके बाद बोयका प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसका मैनेजर आकर के उसे बताता है कि क्वालीफायर नजदीक आने वाला है, जिसके लिए तुमने इतना खून पसीना बहाया है, वहाँ तक जाने के लिए अब तुम्हें सिर्फ एक बॉक्सर को हराना है। बोयका फाइट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चैंपियनशिप को जीतना चाहता था। आज के दिन उसकी फाइट एक बॉक्सर के साथ होने वाली थी। अगर वो इस बॉक्सर को हरा देता है तो बोयका का क्वालिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा। आज बोयका की फाइट विक्टर के साथ होने वाली थी और बोयका के लिए ये फाइट जीतना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा था। इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और विक्टर बोयका का मुकाबला कर रहा था। इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत मारते हैं। लेकिन जैसे कि बोयका हमारा हीरो है तो वो इस फाइट को हारने वाला तो है नहीं। वो विक्टर को मार करके नीचे गिरा देता है, लेकिन इसके बाद दोबारा विक्टर उठने लगता है। हालांकि बोयका उसे उठने के लिए मना करता है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी विक्टर फाइट करने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन वो फाइट करने की हालत में नहीं था, इसलिए बोयका उसे ऐसा पंच मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। और इस बार जब वो नीचे गिरता है तो दोबारा वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। और फाइनली इस तरीके से बोयका इस फाइट को जीत जाता है। जो सिलेक्शन वाले लोग थे वो बोयका के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा फाइट करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, 2 हफ्ते बाद तुम्हारी फाइनल फाइट होगी। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर मैनेजर आकर के बोयका को उसके जीते हुए पैसे देता है। खैर अब पैसों को लेने के बाद जब वो घर जाने लगता है तो वो देखता है कि विक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और एम्बुलेंस उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जा रही थी। अब विक्टर की ऐसी हालत देख करके बोयका को बहुत तकलीफ होता है। उसे रात में नींद भी नहीं आ रही थी और वो पुजारी की कई हुई बातों को सोचने लगता है। अब सबसे पहले सुबह उठने के बाद वो अपने मैनेजर के पास जाता है और उससे विक्टर के बारे में पूछता है। मैनेजर कहता है कि विक्टर की मौत हो चुकी है और वो एक हादसा था, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम अपने करियर का सोचो। जिसके बाद बोयका पूछता है कि उसकी कोई बीवी, बच्चे या माता पिता थे। मैनेजर कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ उसका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब वो सामान को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक लेटर मिलता है जो विक्टर ने अपनी बीवी के लिए लिख करके रखा था। अब यह देखने के बाद विक्टर को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे एक फेक पासपोर्ट चाहिए, मैं रसिया में जा करके उसकी बीवी से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें रसिया के एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर विक्टर की मौत के बाद शोक सभा हो रहा था। यहाँ पर हमें आल्मा को दिखाया जाता है जो विक्टर की बीवी है। यहाँ पर हमें जूरो को दिखाया जाता है और विक्टर इसी के लिए फाइट करता था। शोक सभा खत्म हो जाने के बाद जूरो आकर के आल्मा से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरा काम कर सकती हो क्योंकि अब विक्टर तो नहीं है, इसलिए अब सारे पैसे तुम्हें ही देने होंगे। जिसके बाद आल्मा कहती है कि मैं काम करके तुम्हारे सारे कर्ज के पैसे वापस कर दूंगी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आल्मा और विक्टर ने जूरो से कर्ज लिया था। खैर इसके बाद हमें बोयका को दिखाया जाता है रसिया जाने के लिए उसका पासपोर्ट बन करके तैयार हो चुका था। उसका मैनेजर उससे कहता है कि तुम रसिया से भागे हुए एक फरार मुजरिम हो, अगर तुम्हारे बारे में उन लोगों को मालूम चल गया तो तुम फिर से पकड़े जाओगे, इसीलिए तुम एक लोकल मिनी वैन से जाना जो एक छोटे चेक पोस्ट से हो करके गुजरती है। वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो सिर्फ तुम्हारे पासपोर्ट और वीजा को चेक करते हैं, वो तुमसे ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद बोयका सही सलामत रसिया आकर के पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले उस एड्रेस पर जाता है जो उस खत में लिखा गया था। दरअसल वो एड्रेस एक अनाथ आश्रम का था। यहाँ पर आने के बाद वो आल्मा को देखता है जो बच्चों
बच्चों के साथ खेल रही थी और उसी समय आलमा की नजर बोयका के ऊपर पड़ती है। वो जा करके उससे बात कर पाता उससे पहले यहाँ पर जूरो के लोग आ जाते हैं और इसके बाद ये लोग आलमा से काम करवाने के लिए उसे अपने साथ लेकर के जाते हैं। इनके जाने के बाद बोयका जूरो के एक आदमी से पूछता है कि ये लोग उस लड़की को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। अब एड्रेस पता करने के बाद बोयका भी ठीक उसी एड्रेस पर आता है जो एक क्लब था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूरो बैठ करके अपने कैमरे में पूरे क्लब को देख रहा था। दरअसल ये पूरा क्लब जूरो का है, वही इसे चलाता है। यहाँ पर बोयका देखता है कि आलमा ड्रिंक सर्व करने का काम कर रही थी, लेकिन जब आलमा उसे देखती है तो उसके पास आकर के उससे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो बोयका कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वो कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पर जूरो के लोग आ जाते हैं और ये लोग बोयका को ले जाकर के क्लब से बाहर निकाल देते हैं। बोयका कहता है कि मुझे सिर्फ उस लड़की से कुछ बात करनी है, लेकिन अब ये लोग बोयका को अंदर नहीं जाने दे रहे थे बल्कि उसके साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन बोयका से पंगा लेना इन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। वो इन लोगों को एक एक करके बहुत मारता है और तभी यहाँ पर जूरो आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी फाइट दे करके बहुत खुश हूँ, अगर तुम मेरे लिए लड़ो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे सकता हूँ। तो बोयका कहता है कि मुझे लड़ना नहीं है बल्कि उस लड़की से बात करना है। जूरो कहता है कि तुम उस लड़की से कभी बात नहीं कर सकते हो और अगर तुमने कोशिश भी किया तो मैं तुम्हें जान से मरवा भी सकता हूँ। इसके बाद बोयका ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आलमा से बात करने के लिए दोबारा से अनाथ आश्रम में जाता है। जब आलमा उसके पास आती है तो बोयका पूछता है कि क्या तुम्हें जूरो परेशान करता है। तो आलमा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उससे कर्ज लिया था और इसलिए मैं अब उसके लिए काम कर रही हूँ। अब इसके बाद बोयका लेटर को निकालता है और वो आलमा को दे देता है। लेटर को देखने के बाद वो विक्टर को याद करके रोने लगती है और वो लेटर को पढ़ करके काफी खुश भी थी। आलमा पूछती है कि उसकी आखिरी फाइट किसके साथ थी और आखिर उसे हुआ क्या, जिसके बाद बोयका बताता है कि वो फाइटर मैं ही था, मैंने ही विक्टर के साथ फाइट किया और मैंने ही उसे मारा, लेकिन वो सिर्फ एक हादसा था, मैंने उसे जानबूझ करके नहीं मारा है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं वो तुम्हें दे करके तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। यह कहने के बाद वो बॉक्सिंग से जीते हुए पैसे को निकाल करके आलमा को दे देता है, लेकिन आलमा तो पहले से ही बहुत गुस्से में थी। वो उसके पैसे को वापस लौटा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, तुम लोगों को मार करके पैसे कमाते हो, ये पैसे दे करके तुम मुझे खरीद नहीं सकते हो। खैर अब इतना होने के बाद भी बोयका आलमा की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा जूरो के क्लब में जाता है और उससे मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फाइट जरूर करूंगा और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें आलमा के सारे कर्ज माफ करने होंगे। जूरो उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें 6 फाइट करनी होगी। बोयका कहता है कि 6 नहीं, मैं सिर्फ 3 फाइट करूंगा क्योंकि मुझे अगले हफ्ते वापस लौट करके जाना है। जिसके बाद जूरो कहता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरा आदमी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जिम में लेकर के जाएगा। अगले दिन सुबह में जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था तो तभी यहाँ पर आलमा आकर के उससे मिलती है और वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने के बाद हमदर्दी दिखा करके तुम मुझे अपना नहीं बना पाओगे। तो बोयका कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को अपना बनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये लड़ाई लड़ करके अपने आप को माफ करना चाहता हूँ। खैर जाने का समय हो गया था, इसलिए आलमा यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद बोयका जब ट्रेनिंग करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और जब वो ट्रेनिंग करना शुरू करता है तो यहाँ का एक आदमी उसके पास जाता है। वो आदमी कहता है कि ये पंचिंग बैग मेरा है, इस पर तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। बोयका कुछ नहीं बोलता है, वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसके बाद वो आदमी फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसे ऐसा किक मारता है कि वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाता है। खैर अब अगले दिन वो रिंग में जाता है क्योंकि आज उसकी पहली फाइट होने वाली थी। बोयका अपने ओपोनेंट बॉक्सर का जम के मुकाबला कर रहा था और वो अपने ओपोनेंट को लगातार बहुत ही मारता है, उसे मारने का मौका ही नहीं देता है और आखिर में वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन बोयका रुक जाता है क्योंकि वो दोबारा फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था और फाइनली इस तरीके से वो इस फाइट को जीत जाता है। अब जूरो के कहने पर आलमा उसके लिए ड्रिंक लेकर के आती है। ड्रिंक को पीने के बाद बोयका कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा जिम है जहाँ पर मैं शांति से प्रैक्टिस कर सकूं। उस जिम में कुछ नमूने लोग भरे पड़े हैं। अगले दिन आलमा बोयका को लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर विक्टर ट्रेनिंग करता था और अब यहाँ पर आने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और अनाथ आश्रम के बच्चे उसे यह करते हुए देखते भी थे। खैर अब इसके अगले दिन बोयका का रिंग के अंदर दूसरी फाइट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर बोयका के साथ थोड़ा नाइंसाफी होता है। वो बोयका से लड़ने के लिए अपने कॉम्बो फाइटर को भेजता है। दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बोयका को थोड़ा मार भी पड़ता है और इसी बीच एक फाइटर बोयका के कमर पर एक किक मारता है। इसी वजह से बोयका की कमर पर बहुत ही जोरों से चोट लग जाती है, लेकिन इसके बाद बोयका रेडी होता है और वो इन दोनों को मार करके एक ही बार में नीचे गिरा देता है। बोयका फाइट तो जीत चुका था, लेकिन उसके कमर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। यह देख करके आलमा उसके लिए मलहम बना करके लेके आती है ताकि वो अपनी कमर पर लगा सके।
सके। उसे लगाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए आलमा अपने हाथों से मलहम को लगाती है और इसके बाद बोयका जा करके सो जाता है। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह में जब वो उठता है तो उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। और तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि आज रात को तुम्हें 10 बजे की बस पकड़ करके आना होगा। कल तुम्हारा फाइनल होने वाला है, क्योंकि तुमने इसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद की है। अब आज बोयका का आखिरी फाइट होने वाला था और उसकी फाइट हंटर के साथ में थी। और हंटर की एक खास बात है कि वो इस रिंग में कभी किसी बॉक्सर से नहीं हारा है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हंटर जम करके बोयका का मुकाबला करता है। लेकिन बोयका के लिए ये फाइट जीतना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हंटर को हरा पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन एक बार फिर से बोयका उठता है और वो हंटर के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद बोयका उसे बहुत मारता है और मारने के बाद लास्ट में उसे एक ऐसा किक मारता है कि वो नीचे गिर जाता है। बोयका इस फाइट को जीत जाता है और आलमा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब वो जूरो के कैद से हमेशा के लिए आजाद होने वाली थी। बस पकड़ने के लिए बोयका के पास अभी भी आधे घंटे का समय था। अब जब बोयका यहाँ से जाने लगता है तो जूरो आकर के उससे मिलता है। वो बहुत ही बुरा इंसान था, वो बोयका को इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं था। वो कहता है कि ये तो बस एक नॉर्मल फाइट थी, अभी तुम्हें मेरे असली बॉक्सर से लड़ना बाकी है। तुम्हें इस फाइट को लड़ना होगा, तभी तुम आलमा को हमेशा के लिए आजाद करवा सकते हो। एक बार फिर से बोयका के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि 10 बजने वाला है, तुम्हारी बस छूट जाएगी। अब इसके बाद बोयका जूरो से कहता है, तो देर क्यों कर रहे हो, तुम अपने असली फाइटर को बुलाओ, मैं उससे अभी और इसी वक्त लड़ना चाहता हूँ। जोरो ने पुलिस वाले को पैसे दे करके जेल से क्रशर को बुलाया था और ये वही फाइटर है जिसके सामने कोई भी बॉक्सर नहीं टिक सकता है। खैर, अब इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रशर के सामने आसानी से कोई भी नहीं टिक सकता है। वो बोयका को बहुत मारता है और आखिरी में बोयका नीचे गिर जाता है। लोगों को लगता है कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन बोयका अभी भी हार नहीं मानता है। वो आलमा के झुके हुए सर को देखता है और एक बार फिर से उठ करके क्रशर के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन इस बार वो क्रशर को मारने का मौका नहीं देता है, बल्कि वो क्रशर को ही बहुत मारता है और आखिरी में वो उसके पैर को तोड़ने के लिए उसे नीचे गिरा देता है और मौका देख करके वो उसके हाथों को पकड़ने के बाद उसके हाथ को ही तोड़ देता है। और हाथ टूट जाने की वजह से क्रशर फाइट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बोयका को मौका मिल जाता है उसे मारने का और वो क्रशर को हरा देता है। इस तरीके से वो फाइट तो जीत जाता है, लेकिन जूरो के आदमियों ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था और पुलिस आ करके बोयका को बहुत मारने लगती है। बोयका एक फरार मुजरिम था, इसलिए रसिया की पुलिस उसके साथ ऐसा कर रही थी। लेकिन जब वो देखता है कि जूरो आलमा को उठा करके लेके जा रहा है, तो वो उठ करके पुलिस वालों के साथ फाइट करने लगता है। उसी समय यहाँ पर जूरो का एक आदमी आ करके बोयका को शूट कर देता है। उसके पैर पर गोली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो गन लेकर के बाहर आता है। आलमा जूरो के हाथ में थी, इसलिए बोयका कुछ नहीं कर सकता था। आलमा को बचाने के लिए बोयका अपने गन को फेंक देता है। ठीक उसी समय आलमा जूरो के हाथों पर काट लेती है और बोयका को एक मौका मिल जाता है। वो जूरो के ऊपर हमला करके उसके गले को दबा करके उसे जान से मार देता है। लेकिन बोयका की भी हालत खराब थी, इसलिए वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। आखिरी समय में बोयका अभी भी आलमा से यही कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। यह बात सुनने के बाद आलमा कुछ सोचने लगती है, तभी यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है। ये लोग आलमा को दूर करते हैं और बोयका को बंदी बना करके अपने साथ जेल में लेकर के जाते हैं। अब बोयका को रसिया के जेल में रहते हुए 6 महीने बीत चुके थे और 6 महीने बाद एक दिन बोयका से मिलने के लिए आलमा आती है। वो बोयका को देख करके बहुत खुश थी। वो कहती है कि वो मिलने के लिए पहले आना चाहती थी, लेकिन वो तैयार नहीं थी। इसके बाद वो बोयका को अनाथ आश्रम के बच्चों के द्वारा बनाए हुए ड्राइंग को दिखाती है, जो बच्चों ने बोयका के लिए बनाया था। इसके बाद आलमा बोयका से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। यह सुनने के बाद बोयका को भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो यही चाहता था। मिलने का समय समाप्त हो जाने के बाद बोयका दोबारा से जेल के अंदर चला जाता है और अब रसिया के इस जेल के अंदर क्रशर के बाद बोयका था जो लोगों के साथ फाइटिंग करने लगता है और अब वो एक ऐसा बॉक्सर बन चुका था जिसे हरा पाना इम्पॉसिबल था। खैर, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का पार्ट 2 अवेलेबल है। पार्ट 2 में आप देख सकते हो कि आखिर वो कौन बॉक्सर था जिसने बोयका को हराया था और उसने जेल के अंदर आ करके बोयका को हराया था। वैसे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।